गुनी जी, ये बताएं कि योग दरअसल क्या चीज है? देखिए, अगर हम योग की बात करें, गीता में लिखा गया है योगः कर्मसु कौशलम। पतंजलि के अनुसार अगर हम बात करें तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और अगर हम एक और बात कहें तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो योग की अगर हम बात करें तो योग युज संस्कृत धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना। और आप सब जानते हैं कि योग के माध्यम से हम जुड़ते हैं अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी ब्रीदिंग से, अपने माइंड से। तो जो योग की जो शुरुआत होती है उसका अर्थ ही यही होता है कि अपने अंदर एक, क्योंकि आज का समय हम देख रहे हैं कि इस प्रकृति ने हम सबको अलग अलग कर दिया है। तो अभी का जो ये समय है वो समय का अर्थ ही यही है कि अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझे, अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने का अर्थ ही योग है। जैसा कि मैंने आपको कहा, गीता में लिखा गया है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा गया था योग के बारे में कि योगः कर्मसु कौशलम। तो योग का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं तो ये आप योग का अभ्यास कर रहे हैं। आप अपने दिन भर में जितने भी दैनिक कार्य कर रहे हैं, अगर वो कुशलता पूर्वक कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप योग कर रहे हैं। ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती है। आप जितना भी काम कर रहे हैं, जैसे कि काम की बात हो रही है, उसको आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो भी वो योग का ही एक पार्ट है। तो योग का अर्थ यही है, हर दिन हर समय आप अपने आप से जुड़े रहें, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, अपने माइंड को सुने, अपनी ब्रीदिंग को सुने और योग से आगे बढ़े। गुरु जी, बहुत सारे लोग जो इस बातचीत को सुन रहे हैं वो ये अंदाज लगाते हैं कि योग का अर्थ मात्र आसन होता है, यानी जो भी हम आसन लगा रहे हैं उनसे क्या फायदा होता है वो बाद की बात, यानी मात्र आसन ही योग है। उन्हें क्या कहेंगी? मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो आसन के से भी ज्यादा जो योग के साथ में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो इसलिए जुड़ना चाहते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोग पतला होना चाहते हैं और योग को भी वो लोग इसी कंसेप्ट से जोड़ना चाहते हैं कि हम आसन करेंगे और हम पतले हो जाएंगे। तो देखिए, योग सिर्फ आसन नहीं है। अगर हम अष्टांग योग की बात करें, अगर आपको योग के बेनिफिट्स चाहिए फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, तो आपको उसके लिए योग के 8 चरणों में जाना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आसन 3rd नंबर पे आता है। उससे पहले आपको अपनी सोसाइटी का कंट्रोल करना है, उसके बाद आपको अपना पर्सनल कंट्रोल करना है। नियम जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, अपने आप को जानना, अपने आप को सरेंडर कर देना, तप करना। कहते हैं ना कि सुनार सोने को तपाता है, लोहार लोहे को तपाता है, तो उसी के लिए हमने अपने शरीर को तपाना है। तो जब इसके लिए हम तैयार होंगे उसके बाद आती है बारी आसन की। तो आसन भी सिर्फ एक फिजिकल पोस्चर नहीं है, आसन के अंदर आपको उतरना होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या ब्रीदिंग करनी है। आज के टाइम पे लोग फिजिकल पोस्चर कर लेते हैं, वो तो जिम्नास्टिक वाले भी कर लेते हैं, है ना, परंतु योग के अंदर जितना भी आप आसन कर रहे हैं वो आपको ब्रीदिंग के साथ में अपने माइंड को ध्यान में रखते हुए उस पर पूरा कंसंट्रेट होकर आपको करना है। तो योग सिर्फ आसन नहीं है। अगर आपको योग से कुछ पाना है तो शुरुआत यम से करनी होगी और अंत आपको समाधि तक आपको जाना होगा, तभी आप इसके अंदर गहराई तक उतर सकते हैं। गुनी जी, आपने आसन का जिक्र किया और साथ में ये भी जिक्र किया कि जब आप आसन करते हैं उसमें ब्रीदिंग का पूरा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। वे लोग जो स्वयं ही अपने हिसाब से योग कर लेते हैं और इस ब्रीदिंग के फॉर्मूला का पालन नहीं करते, उनसे क्या कुछ गड़बड़ियां होती हैं? बिल्कुल गड़बड़ियां होती है। देखिए, हमारे पास में काफी ऐसे लोग आते हैं कि हमने यूट्यूब पे देख के या फिर अगर इस तरीके से हम करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अलग होता है दुनिया में। अगर आप देखेंगे तो किसी एक का भी जो थंब का जो साइन होता है, मतलब जो होता है, वो मैच नहीं करता है। हर व्यक्ति का एक अपना डीएनए है ना। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति अलग अलग है, उसको प्रॉब्लम अलग अलग है, उसके शरीर की संरचना अलग अलग है। तो पहले तो सब लोगों को हमेशा किसी न किसी गुरु के निर्देश में ये करना चाहिए। और अगर आप ब्रीदिंग के साथ में नहीं करते हैं, देखिए ब्रीदिंग का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपको, मतलब इसके अंदर इतना हमें ध्यान रखना होता है कि जब आप ऊपर जा रहे हैं किसी भी पोस्चर के अंदर, तो आपको सांस भरनी है। उस सांस को भरने का फंक्शन क्या होता है कि आपके लंग्स उस टाइम पे पूरे एक्सपांड होने चाहिए। आप वापिस जब आसन को छोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी सांसों को भी छोड़ना है, जिससे आपके लंग्स, आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। अगर आप
आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, लंग्स की पोजीशन उल्टी सीधी होती है। तो जिस पर्पस के लिए हम योग को अपना रहे हैं, जिस बेनिफिट के लिए हम अपना रहे हैं, वो पर्पस भी सॉल्व नहीं होता है और उल्टा हमें उससे ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। आप देखते हैं कि गलत करने की वजह से किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को घुटनों में दुखने लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो किसी गुरु के निर्देश में करें और विथ प्रॉपर ब्रीदिंग। जो एक और जो मेन ब्रीदिंग का जो फंक्शन है वो यही है कि जब आप ब्रीदिंग पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आपका बाहरी जो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उससे आपका ध्यान हटके आपका किस पे आता है, अपनी ब्रीदिंग पे आता है। तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल का ध्यान रखें और अभ्यास करें। अब जैसा कि जोर है, जैसा कि चलन है, ज्यादातर लोग जो आपके पास भी आते होंगे उनका ज्यादा जोर आसन पर होता होगा। तो ये बताएं कि अगर जो व्यक्ति आसन कर रहा है या कर रही है कोई स्त्री उस आसन को, तो क्या इसके लिए क्या प्रक्रिया है, कितना समय प्रतिदिन देना चाहिए और इनके क्या फायदे और नुकसान है? देखिए, हमेशा हम सबको यही कहते हैं कि जो आज का समय आ गया है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम घरों के काम करते हैं तो क्या हमें योग की जरूरत है या नहीं है। तो मैं सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि 1 घंटा आप शरीर को दें, 23 घंटे शरीर आपको देगा। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि जो पहले के जो घर के काम होते थे, है ना, उसमें लोग चक्की चलाते थे, कपड़े धोते थे, अपने आप मतलब मसालों को कूटते थे, तो वो एक एक्सरसाइज का फॉर्म होता था। और आज के काम जितने भी हो चुके हैं वो सब मैकेनाइज्ड और मशीन से हो सकते हैं। तो पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो घर के काम है उसको आप अपने काम में काउंट मत करिए। और सेकंड पॉइंट, क्यों योग जरूरी है एक वुमेन के लिए और एक सिंपल कॉमन मैन के लिए भी क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आप कि सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी पे वर्क नहीं होता है, आपकी इंटरनल बॉडी पे भी वर्क होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक अगर हम विसरल ऑर्गन्स की बात करें जो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट है, दैट इज योर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, आपके जितने भी हैं, तो उन सब की मसाज होती है। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पहुंचता है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर होता है। तो योग सिर्फ और सिर्फ आपका वेट कम करने के लिए नहीं है। आज के टाइम पे जितना भी 70 to 80%, इवन एज आई एम फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो, तो हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो यही कंसिडर करते हैं कि थेरेपेटिक योग, क्योंकि आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है। अगर मतलब 25 साल का भी कोई आ रहा है तो उसको बैक पेन है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट इश्यूज हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं वो थेरेपेटिक योग पे काम करते हैं ताकि उससे उसको आराम मिल सके। तो योग सिर्फ और सिर्फ आसन नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा है। और आसन भी अगर आप करते हैं तो उसके जो लाभ होते हैं, जब आप होल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी पूरे टाइम के लिए उस टाइम पे रुक जाती है, एक एक ऑर्गन की मसाज होती है, तो उससे आपको फायदा मिलता है। अपने थेरेपेटिक योग की बात की, साथ में युवा लोगों को भी बात की कि 25 साल के भी लोग आते हैं बैक एक लेकर। एक समस्या जो आमतौर पर आजकल देखी जाती है, गैजेट्स का इस्तेमाल वो सब करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी में उसका प्रयोग ज्यादा है। वो बहुत सारा समय, यूं मान लीजिए घंटा या लगभग पूरा दिन अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप पर निकालते हैं। तो इससे क्या उनके शरीर में कुछ दिक्कतें आपको देखने में आती हैं? एक्सेस में, मतलब आप बिलीव करेंगे कि जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम है, 2 कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज योर सर्वाइकल एंड योर बैक एक। इनका जो मेन रीजन है आपका स्पाइन का पोस्चर, है ना। हम बात करें तो अगर अपने सर्वाइकल की तो दैट इज योर सी सेक्शन, एंड अगर हम बात करें आपके बैक एक की तो दैट इज योर लंबर रीजन। तो इनमें जो कर्व्स बनते हैं, इन कर्व्स को हमें ध्यान रखना है। आप देखिए कि जब भी आप मोबाइल को यूज करते हैं तो आपकी गर्दन हमेशा पूरे टाइम पे झुकी हुई रहती है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप पूरा टाइम तक उसको इलोंगेट करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे धीरे, देखिए कोई भी बीमारी एक दिन में शुरू नहीं होती है, तो वो धीरे 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 आपके उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपका धीरे धीरे पेन कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, आपके हाथ में, हाथ नम होने शुरू हो जाते हैं। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो सर्वाइकल से शुरू होते हुए आपके लंबर रीजन में, क्योंकि हम देखते हैं कि कितना भी आप बच्चों को टोक लें, हमेशा उनकी कमर कैसी रहती है, बेंड रहती है। कमर सीधा रखना भूल चुके हैं, और आजकल तो शायद टीचर्स ने भी कहना भूल गए हैं कि कमर को सीधा रखो। तो कमर को भी आप सीधा नहीं रखेंगे तो जो दोनों वर्टिब्रास, जो हमारी स्पाइन के अंदर जो वर्टिब्रास होती हैं, उनके बीच का गैप जो होता है वो खत्म होता जाता है। तो उससे जो नर्व्स निकलती हैं वो प्रेस होती हैं, उसकी वजह से हमारे पैरों तक भी पेन जाता है। तो जो मतलब अगर मेरे यहाँ पे काफी ऐसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, फादर सन आ रहे हैं, मदर डॉटर आ रही हैं, तो मदर आर मोर फ्लेक्सिबल, उनके अंदर स्टेमिना है, और कंपैरेटिवली वही उनका जो बच्चा 10-12 साल का है, ना वो झुक पाता है, नहीं वो अपने आप को उस पॉइंट तक वो पहुंचा पाता है। तो इसलिए जो है, मतलब अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो यंग जनरेशन थोड़ा सा योग से दूर भागता है, क्योंकि वो उन्हें बोरिंग लगता है, कौन सांस ले कौन छोड़े, जिम के अंदर म्यूजिक होता है।
परंतु जब आप योग करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, आपकी एक एक स्ट्रेचिंग आपकी होती है। तो मैं सबके लिए यही चीज कहना चाहती हूँ कि अपने पोस्चर को ध्यान में रखना शुरू करें। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपनी जो पोजीशन आप रखते हैं स्पाइन की, इट शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट, और आप जो मोबाइल भी देखते हैं वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आप अगर गर्दन झुका के बात करेंगे तो दिक्कत और बढ़ती है। गुनी जी, चूंकि एक प्रॉब्लम है, गैजेट्स का इस्तेमाल प्रॉब्लम है, जैसा आपने एक आखिर में सजेशन दिया, और युवा लोगों को या दूसरे लोग जो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हम उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो प्रोफेशनली दिन भर कंप्यूटर के सामने, जैसे बैंक के आजकल बहुत सारे काम, ऑफिस का अर्थ ही हो गया आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे। हाँ। तो ऐसे लोग जिनका बहुत सारा समय शौक से या पेशे की वजह से दिन में कंप्यूटर या गैजेट्स के सामने निकलता है, उन्हें क्या क्या सलाह देंगी, क्या क्या वो दिन में अपने सामान्य काम में करें जिससे इनको जो आप दिक्कतें बता रही वो कम हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है, अगर आप एवरेज किसी दिन आप काउंट करेंगे तो हम दिन भर में 21,600 बार श्वास लेते हैं। उसी तरह से हम अपने मोबाइल को भी कम से कम दिन में 20,000 बार खोलते हैं और बंद करते हैं बिना काम के भी। तो संडे को मैं अपनी भाषा में कहती हूँ रविवार नहीं परिवार, है ना, परिवार के साथ समय बिताना संडे का नाम होना चाहिए। तो मैं सब लोगों के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमें अपने पेट को खाली रखना चाहिए एक दिन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो आप एक दिन, जिस दिन आपको लगे कि आपको कम काम है और आपको ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, तो देखिए, क्योंकि कुछ काम जैसे आपने बताया कि बैंक में तो मोबाइल की, कंप्यूटर की, सबकी जरूरत है, परंतु जब जरूरत ना है, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि अब मैं 1 घंटा अपना मोबाइल नहीं देखूंगी, या मैं एक दिन के लिए अपने मोबाइल को नहीं छूंगी। तो अपने गैजेट्स का व्रत और सुनकर बहुत सारे लड़कों और लड़कियों की सांस रुक जाएगी, शायद वो खाना खाना छोड़ दें लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। मतलब एडिक्शन हो चुका है, मतलब रात में भी वो जो बसता है ना, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने इस नोटिफिकेशंस को बंद करके रखिए। जो फेसबुक पे, इंस्टा पे जो 1-1 सेकंड का नोटिफिकेशन आता है और वो 1-1 सेकंड में खुलता है, मतलब अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड होता है और 5 से 6 नोटिफिकेशन उसमें आ जाते हैं। तो आप बताइए कि दिन भर में लोग कितनी बार अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को चेक करते हैं। मानते हैं हम इसके बिना नहीं अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, परंतु किसी ने लॉकडाउन के बारे में सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि घर के अंदर बंद रहेंगे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको आपकी विल पावर चाहिए, आपको स्ट्रांग रखना है अपने आप को। तो अपने आप से देखिए, दुनिया में हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो काम पूरा नहीं हो सकता है। तो अगर आपको इसको पूरा करना है तो आपको ही विल पावर रखनी होगी, और स्टार्टिंग 10 मिनट से करिए कि कुछ भी हो जाए, कितने भी नोटिफिकेशन आ जाए, 10 मिनट तक मैं अपने मोबाइल को टच नहीं करूंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके बारे में बात करते हैं, ये योग आपकी जिंदगी में योग आए, ये योग कब और कैसे बना? अगर मैं इसकी बात करूं तो शायद मेरे को कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं इस जन्म से योग नहीं करा रही हूं, पिछले जन्म से ही योग करा रही हूं। योग मतलब मेरे लिए एक डेस्टिनी की तरह आया। मैं कभी योग नहीं करना चाहती थी, मेरी जिंदगी फिजियोथेरेपी में ही चल रही थी, और उसके बाद में मेरे को दिल्ली से MBA करना था। और सडन मैंने पेपर के अंदर न्यूज देखी, MLSU मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में वहां पे ऐड आई थी, और मैंने उसके अंदर फॉर्म भर दिया। उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट होता था योग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बाबा रामदेव जी ने इंडिया में काफी योग का प्रचार कर दिया था, तो इसकी डिमांड 2007 में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ पे मुझे मेरे गुरुजी विवेक सिंह जी चौहान, दीपेंद्र सिंह जी चौहान सर वहाँ पे मुझे मिले, और उनसे जो मैंने सीखा, मतलब वो दिन और आज का दिन अगर मैं कहूँगी तो उसके बाद से मतलब मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो 13 साल आज मुझे हो चुके हैं योग के अंदर, और अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे 24 घंटे भी योग सिखाना है तो मतलब वो, क्योंकि मतलब मुझे कभी ये काम लगता ही नहीं है। मुझे इससे इतना प्यार है कि हम सारा दिन योग कर सकते हैं, करा सकते हैं, सबको स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये आत्मा से जुड़ा हुआ चीज है। बिल्कुल गुनी जी, चूंकि आप लगातार लंबे समय से योग कर रही हैं और करा भी रही हैं, ये बताएं कि आपको खुद को योग को लेकर कौन कौन से ऐसे अनुभव हुए जो आपकी खुद की धरोहर है? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली 2011 के अंदर मेरी एक इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी हुई थी। मतलब वो गाय के दूध की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो गया था, और उसमें मतलब आप बिलीव करेंगे 2 घंटे के अंदर मेरी पूरी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो चुकी थी। और आप संडे का दिन था, मदर्स डे था, 11 मई 2013, और दिन में घर में थे, और शाम के टाइम पे आप गीतांजलि के ICU में मैं एडमिट थी, और डॉक्टर ने बस यही कहा था कि अब सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इंटेस्टाइन का पार्ट आपको कट करना पड़ेगा। तो अहमदाबाद में मेरी सर्जरी हुई। पूरी सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि इतनी योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो डॉक्टर का ये स्टेटमेंट था कि आपकी हार्ट रेट, BP रेट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा।
उस सर्जरी के बाद में आपकी नाक के अंदर ट्यूब डलती है, जो 3 से 4 दिन सर्जरी के बाद में वो रहती है कि आपको राइल ट्यूब से ही सब कुछ लेना और होता है। तो मैंने डॉक्टर से यही बोला कि सर प्लीज़ मेरी ये ट्यूब हटा दीजिए। तो सर ने बोला कि अगर आप मुझे चल के बता दोगे, डॉक्टर सर ने, तो हम आपकी ये ट्यूब हटा देंगे। तो आफ्टर सर्जरी 2 घंटे बाद ही मैंने चल के उनको दिखा दिया, क्योंकि वो योग के अंदर जो एक विल पावर थी ना, और 2 घंटे के बाद में मेरी वो ट्यूब हट चुकी थी। और जो उसकी रिकवरी जो टाइम था वो सर्जरी के बाद, मतलब ऐसा था कि मुझे पानी भी मेजर करके दिया जाता था, 10 ml 20 ml, और 1 महीने बाद में मेरा फूड स्टार्ट हुआ था। जो सर्जरी का जो रिकवरी टाइम था सारे डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 6 to 8 months आपको योग नहीं करना है, परंतु योग की विल पावर से मैं 12th डे ही अपने सेंटर, अपने स्टूडियो पे बैठी थी। बॉडी मूवमेंट नहीं था, बट आई वॉज टेकिंग माई क्लासेस। और एक और अगर मैं बात करूं तो 2009 के अंदर मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, एल्बो फ्रैक्चर। बोलते हैं जिंदगी में कभी भी कोई काम रुकता नहीं है, शो मस्ट गो ऑन। तो जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए, आपको आपका काम करना है। मैं एक हाथ से गाड़ी चलाती थी और एक हाथ से ही अपनी सारी क्लासेस लेती थी। तो योग आपको वो शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 2018 में एक और इंसिडेंट हुआ था उदयपुर में, मतलब राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार गरबा योग कराया था। तो 8 मई को हमारा फंक्शन था और उदयपुर की 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में जुड़ी हुई थी। सुबह 7 बजे कार्यक्रम होना था और संडे के दिन शाम को हमारे पास में मैसेज आया कि हमारे एक ब्रदर का शूट आउट से उनकी डेथ हो चुकी है। रात के 1:30 बजे तक हम वहीं थे, आंखों में आंसू थे। बस जिंदगी का एक यही फलसफा है कि कोई काम नहीं रुकता है, क्योंकि हम 10 ऑर्गेनाइजेशन को उस टाइम पे नहीं मना कर सकते थे। तो वो सुबह हमने उस शो को भी हमने करा है, चाहे जीवन में कितने भी दुख हों, क्योंकि हम लोगों के सामने उसको उजागर नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकली लेवल पे, पर्सनल लेवल पे बहुत सारी तकलीफें आती हैं, क्योंकि अभी हम सन्यासी जीवन में नहीं जी रहे हैं, हम इस सोसाइटी में जी रहे हैं, सोशल लेवल पे जी रहे हैं। मैं खुद मैरिड हूं, तो मैं सब लोगों को बोलती हूँ ऐसा किसी भी जगह नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं होता है, पेरेंट्स से झगड़ा नहीं होता है, तकलीफें आती हैं। बट जब हम योग की जिंदगी में जाते हैं, अपने स्टूडियो पे जाते हैं, तो वो सारी तकलीफें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली हम सब दुख को भूल जाते हैं और योग में खो जाते हैं। तो योग आपको शक्ति देता है जीवन को जीने की। आपने बताया योग शक्ति देता है और आपने खुद ने इसको अनुभव किया है। ये बताएं कि वे लोग जो योग को दरअसल एक एक्सरसाइज की तरह लेते हैं, उन्हें क्या क्या सलाह देंगी कि वो योग के साथ और क्या कुछ करें जिससे ये शक्ति को सीधा महसूस कर सकें? देखिए, इस शक्ति को सीधा महसूस करने के लिए अगर मैं बात करूंगी तो योग एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज ही करनी है तो आप जुम्बा करिए, एरोबिक्स करिए, डांस करिए, स्विमिंग करिए, कोई भी फिजिकल आप करिए। परंतु अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्यों जरूरी है? आज के हम देखते हैं कि सारी बीमारियों को छोड़ दीजिए एक तरफ, और जो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारी बीमारियां हैं, वो वर्ड है तनाव, स्ट्रेस। मतलब अगर आपका बुखार भी नहीं ठीक हो रहा है ना, तो भी डॉक्टर यही कहता है कि आपको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको जरूरी है ध्यान की तरफ जाना। तो ध्यान की जो शुरुआत होती है वो आपके आसन से होती है। उसके बाद आप प्राणायाम मीन्स अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, और उसके बाद में आप अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अपने माइंड पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं। तो योग में अगर आपको अपनी खुद की इनर पावर को, इनर एनर्जी को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको इन सब चीजों का अभ्यास करना होगा, जिससे जो ये वर्ड है तनाव, तो मैं तो इस वर्ड को जितना कम हो सकता है यूज करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको बोलने में भी तनाव आता है। तो इससे आप दूर रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। गुनी जी, ये बताएं कि आपने इतने लोगों को योग सिखाया, कभी ऐसे भी अनुभव हुए कि कुछ लोगों को जिनको आपने सिखाया हो, जो योग कर रहे हो, और उनकी जिंदगी में भी उसका कोई चमत्कारी परिणाम देखने को मिला हो? एक नहीं, अनेकों परिणाम हुए हैं। अभी का एक मैं रिसेंट केस अगर मैं बताती हूँ तो मतलब बोलते हैं कि भगवान जी कई बार कुछ चीज़ों को करते हैं। मेरा दिन में सेशन था गर्भ संस्कार पे। गर्भ संस्कार अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अभिमन्यु की स्टोरी हम लोग जानते हैं, अष्टवक्र की हम स्टोरी हम सब लोग जानते हैं। तो इसमें मेरा सेशन था, और उसके बाद में 2 घंटे बाद में मेरे पास में एक कपल आया, एक होप लेकर कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। तो वो चमत्कार ऐसा था कि बेबी की मतलब वो जो पोजीशन थी, जो नीचे की तरफ उनका सिर होना चाहिए और पैर ऊपर की तरफ होने चाहिए, और बेबी जो हो चुका था वो टेढ़ा हो चुका था, और सारे माँ के गर्भ में ही। तो सारे डॉक्टर्स का एक यही सजेशन था कि ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन, और थोड़ा सा टिपिकल भी होगा क्योंकि बेबी की पोजीशन पूरी चेंज हो चुकी है। मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया।
बोलते हैं ना कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस जब देते हैं, बच्चा सब कुछ सुनता है, मतलब गर्भ संस्कार में इतनी ताकत होती है। तो हमने योग से उनको आसन कराएं, प्राणायाम कराएं। 3 दिन बाद जब वापस सोनोग्राफी हुई तो पोजीशन और चेंज हो गई, हेड ऊपर आ गया, पैर नीचे आ गए। अब बेबी को हमें पूरा घुमाना था, उल्टा करना था उसको पूरा। फिर एक्सरसाइज शुरू हुई, फिर एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में काम हुआ, और आफ्टर 7 डेज सर्जरी के बाद में बिल्कुल नॉर्मल बेबी वो हुआ। मतलब वो चमत्कारी, मतलब डॉक्टर्स को भी विश्वास नहीं था कि योग से हम पूरे बेबी की पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत एक अपना पर्सनल, मतलब बोलते हैं अटैचमेंट होता है, उस केस के साथ में वो अनुभव था और उसको हमने पूरा करके दिखाया। गुनी जी, कोविड-19 का ये संकट काल, दरअसल संकट के बारे में बात करें, संकट बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हमारे जीवन में लाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इससे पहले इम्यूनिटी एक शब्द जिसके बारे में हो सकता है कैजुअल रहते हो, लेकिन अब इस संकट ने इसको सबके सामने खड़ा कर दिया है कि अगर हमें किसी बीमारी से लड़ना है या हम बीमार ना हो पाए, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी सच में अच्छी होनी ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में योग का नाम भी कुछ इन दिनों उभर कर आता है कि आप योग करेंगे तो इम्यूनिटी बनी रहेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात में सच्चाई इतनी ये है कि अभी के टाइम पे वही जीतेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भी अगर हम यूज करें तो वही जीतेगा जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो योग से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जो साइनस जो प्रॉब्लम होती है, साइनस मीन्स कि आपका एकदम से वेदर चेंज होता है और आपको छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं, आइदर सर्जरी या फिर योग, जो इसमें जलनीति जो क्रिया होती है वो आपके पूरे नेसल पैसेज को क्लियर करती है। तो इम्यून सिस्टम का वीक होना ही मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। और जो कोविड-19 की अगर हम बात करें तो इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस टाइम पे हमको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनका 10 डेज के अंदर ही 3 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। वो किसके थ्रू हुई हैं? वो योग के थ्रू हुई हैं। और जिन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया है, स्ट्रेस ज्यादा लिया है, तो 30 डेज में भी उनकी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव नहीं आ रही हैं। तो जब कोविड-19 की जो हम बात करते हैं और इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, तो जितना आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम का फंक्शन ये होता है आपकी बॉडी के अंदर लंग्स को एक्टिवेट करना। सेकेंड, आप जब आसनास करते हैं तो आपका पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आपका काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ये होता है बॉडी से सारे ड्रेनेज को बाहर निकालना। अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो कलेक्ट होते जाएंगे। तो जरूरी क्या है? टॉक्सिक्स को निकालना, CO2 को बाहर निकालना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, जितनी भी गैसेस है इनको बाहर निकालना, जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो योग इम्यून सिस्टम को, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर थ्रू फूड में विटामिन C और ये सारी आप चीजें लीजिए जिससे इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, और जितना आप प्राणायाम और आसन करेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। गुरमीत जी, भारत में योग सदियों से था, भारत का ही एक तरह से दुनिया को देन है। इन सब के बावजूद हमारे देश में एक प्रवृत्ति है कि पश्चिम से आई या बाहर से आई चीज़ों को हम ज़्यादा जल्दी और आसानी से स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। पश्चिम ने योग को दरअसल साधा भी है। पश्चिम में बहुत सारे योग की क्रियाएं सदियों से हो रही है, और ख़ासतौर पे अमेरिका और विकसित देशों में। अब जब भारतीयों को लगता है कि पश्चिम में भी इसके इतने अच्छे परिणाम है तो हम भी करें, और उसके साथ साथ कुछ हम आभार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी करते हैं कि इन्होंने योग को अपने स्तर पर पूरी दुनिया में लोकप्रिय करने में भूमिका निभाई है। तो पश्चिम से योग हमारे यहाँ इस तरह से आया, और एक हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका, उसके बाद से आपको क्या लगता है योग की जो लोकप्रियता है या इसकी उपादेयता है, उसमें कुछ प्रभाव पड़ा है? प्रभाव नहीं सर, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जब मैं 2015 की जो फर्स्ट इंटरनेशनल योग डे की अगर मैं बात करूं और आज तक बात करूं, अनफॉर्चुनेटली इस बार हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऑफिशियली लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन हमारे इस बार भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2015 को जब फर्स्ट इंटरनेशनल योग डे था, उस दिन भी संडे था और इस बार भी संडे है, वापस वही टाइम आया है। मॉर्निंग 6 बजे, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया घर के बाहर आ चुकी है वाइट ड्रेसेस के अंदर। देखिए, कहने को होता है कि आपको हर रोज योग करना चाहिए। दिवाली हर दिन नहीं मनाते हैं, होली हर दिन नहीं मनाते, उसके लिए एक दिन होना चाहिए। योग साल भर करना चाहिए, परंतु जो योग दिवस आता है उससे क्या होता है, लोगों में एक जागरूकता पैदा होती है। मतलब हमारे लिए दिवाली, हमारा बर्थडे, एनिवर्सरी, सब चीजें बाद में आती हैं। योग जो इंटरनेशनल योग डे हम मनाते हैं वो हम एक त्योहार की तरह मनाते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने 20, 21 और 22 तारीख
तक में 3 दिन के अंदर हमने उदयपुर क्षेत्र में 28 से 30 कार्यक्रम किए थे, हमारी पूरी टीम ने मिलकर। तो मतलब जो योग डे के बाद में जो योग की जो पब्लिसिटी हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में से लेकर स्कूल से लेकर हर जगह पे, मतलब इसकी एक अवेयरनेस बढ़ी है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं तो योग डे के दिन तो योग कर लें, उसको साध लें, ताकि अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकें। तो जो इंटरनेशनल योग डे, और सबसे अच्छी चीज है कि 195 कंट्रीज इस योग डे को सेलिब्रेट करती हैं, मतलब पूरे विश्व में, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, हर जगह पे इस दिन को मनाया जाता है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस दिन की बताना चाहूंगी कि 21 जून की ही डेट क्यों डिसाइड हुई थी। 21 जून को जिस तरह से 14 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तरायण मनाते हैं, उसी तरह से हमारी अब सूर्य की पोजीशन जो होगी वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगी। 21 जून से हम दक्षिणायन, मतलब सूरज अब दक्षिण की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी दिन पे योग की जो शुरुआत करी थी हमारे शिव भगवान ने, वो फर्स्ट क्लास कैलाश पर्वत पे उन्होंने पार्वती जी को और सप्त ऋषियों को इसका ज्ञान दिया था। तो इस दिन की बहुत महत्ता है, मतलब अपने आप में एक एनर्जी मिलती है। और प्रधानमंत्री जी के बाद से तो इसको मतलब हम लोगों को भी एक इतनी पहचान मिलनी शुरू हुई है। एक जिम टीचर और एक योग टीचर में आपको एक गुरु की उपाधि मिलती है, तो बहुत कुछ आगे बढ़ा है इससे। गुरु जी, जाते जाते क्या संदेश देंगे? मेरा तो एक ही संदेश रहता है कि जितना हो सके योग करें, करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आनंदित रहें, क्योंकि जब तक आप मन से खुश नहीं होंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो योग करें और निरोग रहें।